सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गारंटीड। और आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो कि आपके यूपीएससी सीएससी 2025 के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस देते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों एग्जाम्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसी टॉपिक में क्या है, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, और क्या इसमें करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको देखना है। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं। इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन में फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। तो अगर नोबेल प्राइज दिया गया है तो कोई काफी बड़ा अचीवमेंट होगा, काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतना बड़ा अचीवमेंट ये है, क्या इसका इम्प्लीकेशन है, and how this particular discovery would actually help us or would be beneficial for the society, right? So the 2024 Nobel Prize is given to Victor Ambrose and Gary Ruvkun. ठीक है, so these are the two people who have been awarded the Nobel Prize 2024 in medicine फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। अब माइक्रो आरएनए बेसिकली क्या काम करता है, वो भी हम इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। माइक्रो आरएनए का काम होता है जीन रेगुलेशन में। जीन रेगुलेशन का सिंपल मतलब है कि जीन्स जो एक जैसे जीन्स हमारे जब ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जैसे हम सिंपली अगर समझने की कोशिश करें तो फादर के जीन्स जो उनके जो डॉटर सेल्स होते हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो जीन्स आते हैं, तो कौन से जीन्स आएंगे कौन से जीन्स नहीं आएंगे उसको कौन रेगुलेट करेगा, तो उसमें माइक्रो आरएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बेसिस पे ये जो डिस्कवरी की है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ह्यूमन एनाटॉमी को समझने के लिए, और जो पूरा ह्यूमन फंक्शन है, बॉडी फंक्शन है, उसको समझने के लिए, राइट। तो उस वजह से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन द फ्यूचर फर्दर स्लाइड्स वी विल सी दैट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। तो एक बात याद रखना, यूपीएससी सीएससी के लिए आपको बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे नहीं जाना, लेकिन आपको बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बेसिक सेंस होना चाहिए कि क्या फंक्शनिंग होती है, क्या डीएनए है, क्या आरएनए है। ठीक है, आप साइंस एंड टेक की जब आप क्लासेस आप करेंगे तो वहां पर भी आपको ये बहुत डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन ये रिसेंट डेवलपमेंट है तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने ये सेपरेट एक लेक्चर बनाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रो आरएनए को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये फिगर देख लो एक बार, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, अगर किसी पेरेंट के अंदर जो भी जीन्स है वो उसके जो फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट, राइट। तो जो भी उसके डॉटर सेल्स होंगे उसके अंदर ये जीन्स क्या करेंगे, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, आप देखते हो ना कि अगर फादर टॉल है तो जो उनका सन है या डॉटर है वो भी टॉल होता है, तो कैसे वो जीन ट्रांसमिट हुआ है ना। तो जीन ट्रांसमिट होता है। आप एक बात बताओ, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कुछ एक ऐसी चीज ट्रांसमिट होती होगी ना जो इवेंचुअली टॉल हाइट वाले पेरेंट के बच्चे के अंदर भी टॉल हाइट को डेवलप कर पा रही है। समझ रहे हो? तो पेरेंट से कोई एक ऐसी चीज ट्रांसमिट होती है जो डॉटर सेल में जाती है और इवेंचुअली वो मैनिफेस्ट होती है उसी सेम ट्रेट में। जो ट्रेट पेरेंट का था वही ट्रेट किसमें आता है, जो उसके सन या डॉटर के अंदर आता है। तो वो क्या चीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल टर्म्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद जीन्स, जो जीन्स कैरी करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन बताती है कि किस तरीके का जो उनका जो फ्यूचर जनरेशन है, किस तरीके के उसके अंदर ट्रेड्स डेवलप होने हैं। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये डिसाइड करेगी कि कौन कौन से ट्रेड्स जो उनके फ्यूचर जनरेशन है उसके अंदर डेवलप होने चाहिए। ठीक है, अब एक चीज तो हमें समझ में आ गई, तो ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि भाई ये चीज इन्फॉर्म कर दिया कि भाई पेरेंट जो है टॉल है, तो जो सन और डॉटर होंगे वो भी टॉल होंगे। तो ये क्या है, अब ये हम उसकी बात नहीं कर रहे डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की, हम सिंपल समझ रहे हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अगर पेरेंट टॉल है तो बच्चे भी टॉल होंगे, तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर दी। अब वो जब इंफॉर्मेशन जो जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, वो इवेंचुअली कैसे मैनिफेस्ट होती है बॉडी के अंदर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज आपके अंदर आपके पेरेंट्स के जीन्स आए हैं, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है,
जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिस चीज में होती है हमारे अंदर, हमारी सारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। ये जो डीएनए होता है ना, ये होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए के अंदर होते हैं हमारे जीन्स, राइट। और इन जीन्स के पास क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन आगे जाके फ्यूचर जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करी जाएगी, राइट। तो अब आपको अपनी बॉडी का एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करना कि आपकी बॉडी में डीएनए है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, जीन्स है, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन किसके पास है, जीन्स के पास है। अब समझो कि मैं कह रहा हूं टॉल हाइट है पेरेंट की, टॉल हाइट वाला पेरेंट है, ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो ये जीन कैरी कर रहा है। अब ये आगे कैसे फॉरवर्ड होती है, तो ये जो जीन होगा, ठीक है, ये जो डीएनए के अंदर ये जो जीन है, ठीक है, तो अब क्या होगा, बेसिकली डीएनए अपने आप से कुछ नहीं कर पाता, राइट। डीएनए को कन्वर्ट होना पड़ता है किसमें, आरएनए में। डीएनए को पहले अपने आप को ब्रेक डाउन करके आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है। डीएनए होता है आपका डबल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आरएनए होता है आपका सिंगल हेलिक्स, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा, पहली स्टेज क्या है, ये है हमारी स्टेज वन, ठीक है, ये होती है हमारी स्टेज वन। स्टेज वन में क्या होगा, जो डीएनए होगा, जो क्या कर रहा है, जीन्स को कैरी कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, वो कन्वर्ट होता है आरएनए के अंदर। और इस प्रोसेस को, जो स्टेज वन की प्रोसेसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, राइट। जब आरएनए में कन्वर्ट हो गया, आरएनए में कन्वर्ट हो गया, अब आरएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो अमीनो एसिड्स डेवलप करने की। अब वो जो जो इंफॉर्मेशन डीएनए ने आरएनए को बताई है कि ये इंफॉर्मेशन है भाई, टॉल हाइट है, तो जो जो जीन है उसमें टॉल हाइट का, उस डीएनए ने क्या हुआ, आरएनए में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, जब आरएनए में थ्रू ट्रांसक्रिप्शन कन्वर्ट होगा, तो वो प्रोसेस, वो जो इंफॉर्मेशन थी वो आरएनए के पास आ गई। और आरएनए के पास जैसे ही आई, और आरएनए के पास ये पावर है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, राइट। आरएनए के पास में कैपेबिलिटी है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। और आरएनए के पास डीएनए से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन भी आ गई। अब इसके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि क्या डेवलप करना है, और इसके पास पावर भी है कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो क्या करेगा ये, तुरंत क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब, ये जो इंफॉर्मेशन डीएनए से आई थी ना आरएनए के पास, इसने ये इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, इसको समझने लायक बना दिया कि भाई टॉल हाइट है, ये जो इंफॉर्मेशन आई है, इसका मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसकी टॉल हाइट होनी चाहिए, ये वाला जीन जा रहा है। तो उसी के हिसाब से क्या करना है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। तो वहां से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है। और प्रोटीन आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। हमारी जो बॉडी का है, सारी पूरी बॉडी हमारी किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है ना। जब हमारी बॉडी डेवलप करती है तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन से होती है। तो अमीनो एसिड इवेंचुअली गेट फॉर्म इनटू प्रोटीन, राइट। तो जो प्रोटीन है, अब उससे क्या होगा, जैसे ही प्रोटीन बनना शुरू हुए, ट्रांसलेट हो गई ना इन्फॉर्मेशन, आगे इन्फॉर्मेशन और प्रोटीन बनना शुरू हो गया। और प्रोटीन धीरे धीरे बनना शुरू होगा, और इवेंचुअली क्या बनेगा, सेल टाइप बनेगा। सेल बनेगा, और सेल के बाद क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन बनेगा, राइट। थोड़ा सा रब हो गया, राइट। तो ऑर्गन बनेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या होगी, डेवलप होती है, ठीक है। और वो सारी जो इंफॉर्मेशन पहले आई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, इवेंचुअली मैनिफेस्ट होने लग जाएगी किसमें, ये जो बॉडी बनेगी इसके अंदर, राइट। तो आप देख रहे हो डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में, आरएनए का कन्वर्जन प्रोटीन सिंथेसिस में, और प्रोटीन सिंथेसिस से सेल, सेल से पूरा लास्ट में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन उसी तरीके से होगा। और वो सारे जीन्स जो इंफॉर्मेशन डीएनए ने प्रोवाइड की थी, उसी के अकॉर्डिंग सारे जीन्स क्या करेंगे, बॉडी में उसी तरीके की बॉडी टाइप बनाना, सेल टाइप बनाना, बॉडी टाइप बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रोसेस है, किस तरीके से वो इवेंचुअली बॉडी बनाई, मतलब लास्ट में बॉडी क्या होती है, ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है, राइट।
तो ये था हमारा सिंपल प्रोसेस ऑफ डीएनए गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, एंड दैट आरएनए is going to synthesize protein through translation, and then protein formation, and then cell formation, then tissue, and then body, right? So this is simply the process. अब बात करते हैं कि माइक्रो आरएनए क्या है, राइट? अब बात करेंगे कि माइक्रो आरएनए क्या है, तो उसके लिए भी समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको मैं पहले एक ये फिगर दिखाता हूं, इससे समझने की कोशिश करना, ठीक है? आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एमआरएनए लिखा हुआ है, बेसिकली इसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है? मैसेंजर आरएनए होता है, यही मैसेज लेके जाता है प्रोटीन वाले को, मतलब आरएनए भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है? तो आपको बस इतना याद रखना है, मैसेंजर आरएनए होता है, आरएनए का ही एक पार्ट है, मैसेज टाइप है मैसेंजर आरएनए, और वही क्या करता है, प्रोटीन के पास मैसेज लेके जाता है कि भाई ये वाला जीन है, ये वाली इंफॉर्मेशन है, और यही प्रोटीन आप प्रोड्यूस कर दो, ठीक है? तो अभी आप इसको एमआरएनए को माइक्रो आरएनए मत समझ लेना, एमआरएनए माइक्रो आरएनए नहीं है, ठीक है? माइक्रो आरएनए नई डिस्कवरी है, जो दूसरी चीज है वो भी आप समझेंगे। तो अभी आप सिंपल समझो, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोटीन, और उस तरीके से। अब समझते हैं कि जो नई डिस्कवरी हुई है वो हुई क्या है। अब आपने एक प्रोसेस समझी कि आरएनए के पास आ गई इंफॉर्मेशन, और आरएनए क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है, ठीक है? एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए या फिर आरएनए, सिंपल समझो, वो क्या करेगा, प्रोटीन। इससे पहले का आपको पता है डीएनए और वो सब वो सारी प्रोसेस है अभी जो हमने पिछली स्लाइड में देखी। तो एमआरएनए या आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मतलब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। अब जो डिस्कवरी हुई है जेनेटिक मटेरियल में, उसमें एक चीज देखी गई है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें एक माइक्रो आरएनए जैसी चीज डिस्कवर की गई है। अब ये माइक्रो आरएनए जैसी चीज क्या है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही प्रेजेंट है, राइट? जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये एक पार्ट होता है, उसका नाम रखा है माइक्रो आरएनए। अब उन्होंने देखा कि ये एक नई चीज है माइक्रो आरएनए, ये है क्या है बेसिकली। तो इन्होंने देखा कि इसका बेसिकली क्या होता है, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके का प्रोटीन प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। और इसकी कैपेसिटी होती है कि ये जो आरएनए प्रोटीन बना रहा है ना, इसको बनाने में हेल्प करने में या इसको बनाने में रोकने में, मतलब एमआरएनए या आरएनए का जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इवेंचुअली दिस माइक्रो आरएनए जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये माइक्रो आरएनए क्या करता है, ये करता है कंट्रोल, ये करेगा कंट्रोल कि प्रोटीन सिंथेसाइज होगा या नहीं होगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये जो माइक्रो आरएनए है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग पावर है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या करता है, जीन को रेगुलेट कर सकता है। जीन को रेगुलेट करने का मतलब सिंपल ये है कि जीन की इंफॉर्मेशन आरएनए तक आ चुकी है, अब उसको प्रोटीन बनाना है। लेकिन माइक्रो आरएनए अगर इसको सप्रेस कर देगा कंट्रोल करके, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो क्या हो गया, इसके पास पावर है रेगुलेट करने की कि कौन सा जीन की इंफॉर्मेशन जाएगी, कौन से जीन की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। ये कंट्रोल करने का काम करता है कौन, माइक्रो आरएनए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया है मेडिसिन में, इस वजह से इसको नोबेल दिया है। अब एक बात समझने की कोशिश करो, अगर माइक्रो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, जीन रेगुलेट करने का काम कर रहा है, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, ऐसा क्या कि नोबेल प्राइज दिया गया। आप एक बात समझने की कोशिश करो, अगर मेरे पास में ये पावर आ जाएगी कि किस बॉडी के अंदर कौन सा ट्रेट जाएगा, वो किससे बन रहा है, प्रोटीन से। अगर मैं उस प्रोटीन को बनने ही ना दूं, तो क्या वो कभी भी मैनिफेस्ट होगा उस बॉडी में, वो जो जो अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस से जाने वाला है बॉडी में, अगर मैं उसको थ्रू दिस माइक्रो आरएनए अगर मैं इसका यूज करने लग जाऊं, और इससे मैं अपने इसको कंट्रोल करके मैं किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस की जो फॉर्मेशन है उसको आर्टिफिशियली अगर रोकना शुरू कर दूं, तो मेरे पास ये इवेंचुअली कितनी बड़ी पावर आ गई कि मैं बॉडी के अंदर कितने बड़े चेंजेस ला सकता हूं। समझ गए? तो आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में सोचने की कोशिश करना कि किसी के भी बॉडी के जीन्स को रेगुलेट करने की पावर अगर आपके अंदर है, तो साइंटिस्ट के अंदर अगर सपोज, तो भाई साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, उसकी पूरा बॉडी टाइप चेंज कर सकते हैं ना थ्रू दिस, बाय यूजिंग दिस। तो ये कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन है, कितनी बड़ी डिस्कवरी है, ठीक है?
तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हम इसको समझेंगे फ्रॉम द मेडिकल रिसर्च के पर्पज से। ठीक है, तो क्या इसका फायदा हो सकता है? अब सपोज सपोज कोई पर्सन कैंसर से क्या है, कोई पर्सन कैंसर से सफर कर रहा है, राइट? अब कैंसर में आपको एक चीज पता होगा कि सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, सेल फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, सेल फॉर्मेशन होता रहता है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मैं इसको आर्टिफिशियली यूज करके इसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस से फिर सेल टाइप बन रहे हैं, राइट? अगर मैं इसको माइक्रो आरएनए को यूज करके इसका जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला प्रोसेस है उसको मैं सप्रेस कर दूं, तो इवेंचुअली क्या होगा, ये सेल फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। और सेल फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो ये थेरेपी किसमें काम आएगी? सेल फॉर्मेशन जो जो अनलिमिटेड सेल फॉर्मेशन होता है कैंसर में, ठीक है, वो क्या होगा, वो स्टॉप होने लग जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीके से इस बीमारी को क्योर करने की तरफ बढ़ सकता हूँ ना, एक तरीके की थेरेपी के लिए काम आ सकता है, टू ट्रीट कैंसर। तो ये कितना बड़ा टूल आपके हाथ में आ जाएगा अगर आप इसको यूज करते हैं आर्टिफिशियली, और फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल और द सोसाइटी के जो भी सफर कर रहे हैं अलग अलग बीमारियों से। अगर कोई, और हर बीमारी आपकी जो भी, किसी की भी बॉडी में कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो आपको पता है वो बीमारी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो उसमें, अगर आप बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाओगे तो सेल, डीएनए, जीन, सब चीज काम उसमें सेल के लेवल पे काम होता ही है ना। तो अगर मैं उसको ट्रीट करने की कोशिश करूंगा बाय यूजिंग दिस, और मैं प्रोटीन सिंथेसिस को रोक पाता हूं, तो मैं अल्टीमेटली इस इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक बीमारी का क्योर दे सकता हूं। इस वजह से इस वजह से इस डिस्कवरी को बहुत बड़ा माना गया है, और इस वजह से इसको क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। ये है छोटी सी इसकी स्टोरी, समझे? इस वजह से ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी गई है। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस आपको समझाई, और मैंने समझाया कि क्या इसका इम्प्लीकेशन है सोसाइटी पे, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, राइट? अब हम सिंपली देख लेते हैं थोड़े से फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कि माइक्रो आरएनए होता क्या है। तो ये क्या है, स्मॉल नॉन कोडिंग, मैंने बताया ना इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई कोड नहीं होता कि क्या किस तरीके का जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे देना है, तो कुछ नहीं है। नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स जो रेगुलेट करेंगे किसको, जीन एक्सप्रेशन को, कि कौन सा जीन आगे जाएगा और अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है? तो दे कंट्रोल ट्रांसलेशन, बताए ना, आरएनए क्या करता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा थ्रू ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को क्या कौन कंट्रोल करता है, माइक्रो आरएनए, ठीक है, कंट्रोल ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, जो अल्टीमेटली वही मैसेज लेके जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, ठीक है, इनटू प्रोटीन्स। तो ये है बेसिकली इसकी कहानी। तो इन दोनों को इसमें क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, राइट? दिस रेगुलेशन अकर्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद की प्रोसेस जो है वहां पर क्या होता है, माइक्रो आरएनए अपना काम करता है, ठीक है? बहुत सारे सेल्यूलर फंक्शन, अब समझो, सेल के फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, माइक्रो आरएनए का बहुत क्रिटिकल रोल होगा। कैसे, कि सेल को किस तरीके से रेगुलेट करना है, कितने सेल बनने चाहिए, कितने सेल नहीं बने। अगर कैंसर सेल बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको क्या करोगे, अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, आप क्या करोगे, उन सेल्स को मारने की कोशिश करोगे ताकि वो सेल डिवीजन रुक जाए, ठीक है? और किसी सेल को आपको कंटिन्यू रखना है तो आप वो भी कर सकते हो आर्टिफिशियली। आप सेल्यूलर लेवल पर जाकर क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्योर प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू दिस डिस्कवरी। दैट इज व्हाई दिस डिस्कवरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हेल्थ इंप्लीकेशंस मैंने आपको बताया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, और कोई भी क्रॉनिक डिजीज है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी जो भी सेल ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करके, और जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसको कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, क्योर प्रोवाइड कर सकते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन अभी आपको समझाया, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट इज कॉल्ड एज द कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए। उसके बाद ये क्या होती है, प्रोसेस शुरू होती है, राइट? तो एम तो माइक्रो आरएनए बेसिकली करता क्या है, बाइंड करता है, किससे करता है, बाइंड करता है अपने आप को। अभी ये इमेज में आपको दिखाया था ना मैंने, देखो माइक्रो आरएनए क्या करता है, इससे अपने आप को बाइंड कर लेता है, और बाइंड करके क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है और इसको
प्रोटीन सिंथेसिस को होने से रोकने की कोशिश करता है, राइट। तो बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ आरएनए प्रिवेंटिंग देयर ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन बाय डूइंग सो दे इन्फ्लुएंस द टाइमिंग एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन कितने सेल्स बनने चाहिए बीइंग प्रोड्यूस्ड इन सेल्स व्हिच इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से ये चीज समझ में आ रही होगी। दिस फाइन ट्यून्ड रेगुलेशन हेल्प्स cells respond dynamically to internal and external stimuli, controlling vital processes like growth, immune response and metabolism। ठीक है, हर तरीके से कंट्रोल करने के बॉडीली फंक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है, राइट। अब इसको देख लेते हैं मेडिकल और थेराप्यूटिक इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। अभी सारे वही बताए, थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशंस क्या है, कैंसर, हार्ट डिजीज, उनको ट्रीट करने का। कैंसर थेरेपी में क्या करेगा, ट्यूमर मान लो कोई सेल ट्यूमर क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है, सेल बढ़ता जा रहा है, क्या करेगा, उसको सप्रेस करने का काम करेगा। तो उस थेरेपी में भी माइक्रो आरएनए हेल्पफुल होता है। प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है, किसी कोई सेल है, एक सेल जो जिसको आप बहुत प्रिसाइजली करना चाहते हो, एलिमिनेट करना चाहते हो या उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, उस तो आप माइक्रो आरएनए का यूज करके क्या करोगे, बहुत प्रिसाइजली। केवल ऐसा ना हो, देखो आप बहुत सारी कैंसर थेरेपीज ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या देती हैं, साइड इफेक्ट्स देती हैं, बहुत सारे क्या देती हैं, साइड इफेक्ट्स देती हैं। तो अगर हम इतने माइक्रो लेवल पर जाकर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, जो बॉडी के अदर ऑर्गन है, जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, उसमें क्या होगा, नुकसान नहीं होगा, उसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस कम होंगे। तो क्या होगा, एक प्रिसीजन क्योर और प्रिसीजन मेडिसिन देने का काम हम बाय यूजिंग दिस माइक्रो आरएनए वी कैन डू, राइट। तो यही बेसिकली क्या है, इसका पर्पज है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा एक अचीवमेंट माना जा रहा है, राइट। By understanding how genes are regulated post-transcriptionally, scientists now have a clear picture of how complex biological systems operate at molecular level। अब इससे एक चीज साइंटिस्ट ने ये भी समझी ना, कि माइक्रो आरएनए मतलब बिल्कुल आप सेल्यूलर लेवल के अंदर बिल्कुल डीएनए के पास जाकर आरएनए लेवल पे जाके जब आप देख रहे हो, तो अब इतने माइनर लेवल पे आपने देखा कि भाई माइक्रो आरएनए के पास में इतनी पावर है कि वो इवेंचुअली ये डिसाइड कर रहा है कि बॉडी टाइप किस तरीके का डेवलप हो रहा है, या बॉडी में किस तरीके का प्रोटीन सिंथेसाइज सेल्स के अंदर करना है। उस लेवल पर जाकर, इतना डीप लेवल पर जाकर, और पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम जो बॉडी के एनाटॉमी है, वो की पूरी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो उस इतने माइन्यूट लेवल पर जाके, और उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट उसको एक्सट्रापोलेट करके समझ सकते हो। समझ रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने में भी इतना हेल्पफुल है, राइट। तो जीनोमिक्स में, एपिजेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में, सब में इसका क्या होगा, काम होगा। मॉलिक्यूलर मेडिसिन मेडिसिन एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, छोटे लेवल पर जाकर, राइट। अब ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको बस आप प्रीलिम्स के लिए एक बार पढ़ लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। माइक्रो आरएनए क्या, टिपिकल 22 न्यूक्लियोटाइड्स, लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो आप पढ़ोगे जब आप पूरा पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी, अपना साइंस एंड टेक में थोड़ा सा, तो आप पढ़ोगे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं किस तरीके से वो इवेंचुअली डीएनए फॉर्मेशन में होते हैं, तो वो आप सब पढ़ोगे। तो 20 से 22 क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग चेन होती है, डिराइव फ्रॉम लॉन्गर प्रिकर्सर्स दैट आर पोजेस्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स इन द सेल। सिंपल, बस इतना समझ लो कि इसकी जो लेंथ है 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड तक होती है। किसमें, जो पूरा आपका डीएनए है, बहुत बड़ा जो आपका डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड के जो होता है, केवल उतना बड़ा क्या होता है आपका माइक्रो आरएनए, ठीक है। ये उसका साइज बता रखा है, स्ट्रक्चर कैसा। वंस प्रोड्यूस दीज माइक्रो आरएनए डाइट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस टू स्पेसिफिक टारगेट एमआरएनए, क्या करते हैं आरएनए को, जो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है जो प्रोटीन बनाता है, उसको टारगेट करेगा, उससे बाइंड करेगा, ठीक है, और उसको इनहिबिट करेगा। उसकी ट्रांसलेशन वाली जो प्रोसेस है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकने का काम करेगा। फंक्शन ऑफ जीन रेगुलेशन अभी आपको समझाया, साइलेंस करने का काम, ठीक है। अगर जो आपका एमआरएनए है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। अगर वो इस एमआरएनए को, जो इसका जो जीन है माइक्रो आरएनए, क्या करेगा, इसको साइलेंस कर देगा, तो ये कभी बनेगा ही नहीं। तो क्या होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग द जीन एक्सप्रेशन। सेम बात है, घुमा घुमा के, बस आप वर्ड समझ लो ताकि आपको कभी स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सिंपल। सो दिस प्रोसेस क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन इन डेवलपमेंट ह्यूमंस, इम्यून रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एंड एजिंग, ठीक है।
और ये सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डिजीज के ट्रीटमेंट में, जैसे कि सप्रेस करना है ट्यूमर को, ठीक है। बायोमार्कर्स का काम करता है अर्ली डिटेक्शन में, कोई बीमारी होने वाली है तो माइक्रो आरएनए लेवल पे, अभी सुना है जब माइन्यूट लेवल पे हम चेकअप करना शुरू करेंगे, बॉडी को डायग्नोस्टिक करना शुरू करेंगे, राइट। तो हमें क्या होगा, कोई भी बीमारी बढ़ने वाली है, कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उसी से तो बार बार सेल डेवलप होगा, तो उस लेवल पर जाके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करके और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो बीमारी है वो ज्यादा बड़ी ना हो। जैसे कि अल्जाइमर्स हो गए, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, ये सारे में भी क्या बायोमार्कर का काम करता है। बायोमार्कर क्या होते हैं, मार्कर समझो सिंपल एक तरीके से इंडिकेटर। बायोमार्कर्स मतलब बायो मतलब बॉडी के अंदर एक मार्कर है, इंडिकेटर का काम करेगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इसके सेल बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो बहुत अर्ली डिटेक्शन हम इससे कर सकते हैं। ठीक है। हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड नॉट ओनली बाई डीएनए बट ऑल्सो बाई आरएनए मॉलिक्यूल्स। और ये जीन साइलेंसिंग में जो कि आरएनए इंटरफेरेंस, ये आप पढ़ोगे अपनी साइंस एंड टेक में, ये पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे कमेंट्स में, अगर आप बोलोगे तो आपको आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारे आपको मैं लेक्चर्स अलग से बना के समझा भी दूंगा। अगर आप कमेंट्स में बोलोगे तो मैं समझा दूंगा। तो जीन साइलेंसिंग आपको वही समझाया कि किसी पर्टिकुलर जीन को रोक देना, उसका प्रोटीन नहीं बनने देना, उसको ही सिंपली बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस भी वही प्रोसेस है, जीन साइलेंसिंग भी होती है उसमें भी, और एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो आप बोलोगे तो मैं इसको भी समझा दूंगा अलग वीडियो में, राइट। उस सब में इसका काम आता है, ठीक है। तो 2024 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है, फंडामेंटली चेंज हाउ वी अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स रेगुलेशन और सेल्यूलर फंक्शन। सेल्यूलर फंक्शन और जीन रेगुलेशन में क्या है, बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट है, ठीक है। न्यू लेयर ऑफ कंट्रोल, इससे हमें क्या पता चला है कि हमारा जो कंट्रोल है वो अल्टीमेटली हमें कंट्रोल की एक नई लेयर और मिली है, जो किस लेवल पे है, माइक्रो आरएनए लेवल पे। उससे पता चल सकता है डिजीज को ट्रीट करना, डायग्नोस्टिक करना, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन करना, वो हम कर सकते हैं। और ब्रेक थ्रू है किसके लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारियां चल रही हैं। तो अगर सेल्यूलर लेवल पर जाकर उनको प्रिसीजन के साथ हम ट्रीट कर पाए तो हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा ये एज अ सोसाइटी। तो उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि इस तरीके का एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हमें देखने को मिला है। अब आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिखेंगे, सारे लोग आंसर करेंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सही आंसर करेंगे। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको मैं इसका आंसर दे दूंगा, और नेक्स्ट कोई वीडियो जब मैं लेके आऊंगा इसका आंसर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या करेंगे, हम अगला कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कमेंट्स में लिखिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जेन्युइनली कीजिए। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, अगर आपको ये क्लास समझ में आई और अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज लाइक कीजिए। और थोड़ा सा मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए होता है, ताकि, और कमेंट्स में मैं आपको हर बार बोलता हूँ, लास्ट वीडियो में भी बोला था, कमेंट्स में प्लीज बताइए आगे किस किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, तो मैं वो टॉपिक पे वीडियोस बना के आपके लिए लाऊंगा। जो आपकी डिमांड होगी वही वीडियो आपको लेकर मैं आऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी आपको टफ लगता है वो पार्ट के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े। प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।